नमस्कार साथियों। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद क्रिटिकल मुद्दे को डिकोड करने वाले हैं और वो है हमारे स्वास्थ्य प्रबंधन की विफलता का विरोधाभास। देखिए, बीपीएससी मेंस के दृष्टिकोण से ये सिर्फ एक सामान्य टॉपिक नहीं है, बल्कि पब्लिक पॉलिसी और प्रशासन को गहराई से समझने के लिए एक बहुत ज़रूरी केस स्टडी है। आज की हमारी यह चर्चा मुख्य रूप से मनीष जैसल के एक बेहतरीन संपादकीय विश्लेषण अव्यवस्था के रोग से जूझते अस्पताल पर आधारित होगी। हम इस पूरे मुद्दे को मुख्य अवधारणाओं और व्यावहारिक उदाहरणों में बांटकर समझेंगे, ताकि आपके उत्तर लेखन को एक मजबूत और तार्किक आधार मिल सके। शुरुआत इस बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात से करते हैं। जिन संस्थानों पर हम जीवन बचाने का भरोसा करते हैं, वे ही कई बार संकट का कारण बन जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है ना? एक प्रशासक के तौर पर हमें सोचना होगा कि संसाधनों की कमी और बढ़ता व्यवसायीकरण कैसे हमारे रक्षकों को ही संकट का सबसे बड़ा कारण बना रहा है। तो आज की हमारी चर्चा का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम पहले स्वास्थ्य तंत्र की मुख्य अवधारणा को समझेंगे, फिर बुनियादी ढांचे की असलियत देखेंगे, उसके बाद शहरी और ग्रामीण असमानता पर बात करेंगे, फिर आयुष्मान भारत का एक व्यावहारिक मूल्यांकन करेंगे और अंत में कुछ ठोस प्रशासनिक समाधानों पर चर्चा करेंगे। चलिए, बिना देर किए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, स्वास्थ्य तंत्र की मुख्य अवधारणा और हमारी व्यवस्था की प्रणालीगत विफलताओं को समझना। यहाँ हमारी पहली मुख्य अवधारणा सामने आती है, स्वास्थ्य प्रबंधन का संकट। असल में ये सिर्फ डॉक्टरों या दवाओं की कमी का मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रशासनिक विफलता है। जब लोगों की जीवन बचाने की उम्मीद और अस्पतालों में फैली अव्यवस्था या संसाधनों की कमी के बीच की खाई बहुत चौड़ी हो जाती है, तो उसे ही हम स्वास्थ्य प्रबंधन का संकट कहते हैं। और ये कोई किताबी बात नहीं है। जरा इस डेटा को देखिए। लगभग 10 से 15% मरीज तो अस्पताल के भीतर ही किसी न किसी तरह के संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। सोचिए, जहां इलाज होना चाहिए वहीं से बीमारी मिल रही है। ये साफ दिखाता है कि संस्थागत स्वच्छता और रोजमर्रा के प्रबंधन में कितनी बड़ी खामियां मौजूद हैं। इसका एक और बेहतरीन व्यावहारिक उदाहरण सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में मिलता है। क्या आप जानते हैं कि हर दिन 700 टन से ज्यादा मेडिकल कचरा पैदा होता है? और सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसका कोई सही वैज्ञानिक निपटान नहीं हो रहा। ये पूरे समाज के लिए कितना बड़ा स्वास्थ्य जोखिम है, इसका अंदाजा हम आसानी से लगा सकते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, बुनियादी ढांचे की जमीनी हकीकत। आइए इसे नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2022 के डेटा से समझते हैं। अगर आपको अपने मेंस के आंसर में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्रीय असंतुलन को दर्शाना हो, तो ये डेटा एकदम सटीक है। जहां राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 10,000 की आबादी पर औसतन 15 बेड उपलब्ध हैं, वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये संख्या आधी से भी कम रह जाती है, सिर्फ 6 या 7 बेड। इसी भौगोलिक असमानता को हम इस तुलना से भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक तरफ केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य हैं जो स्वास्थ्य ढांचे के मामले में अपेक्षाकृत काफी मजबूत हैं, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार हैं जो बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। यानी हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं इस बात पर काफी निर्भर करती हैं कि कोई नागरिक किस राज्य में रह रहा है। इस समस्या का तीसरा अहम पहलू है शहरी बनाम ग्रामीण असमानता। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट जनसांख्यिकीय बेमेल देखने को मिलता है। इस विरोधाभास को देखिए। हमारे देश की 65% आबादी आज भी गांवों में बसती है, लेकिन हमारी ज्यादातर चिकित्सा सुविधाएं और डॉक्टर्स शहरी केंद्रों तक ही सीमित हैं। इस शहरी केंद्रित मॉडल का सीधा सा मतलब है संसाधनों की भारी बर्बादी और इलाज में देरी। कई बार तो ग्रामीण मरीज के डॉक्टर तक पहुंचने से पहले ही उसकी हालत गंभीर हो चुकी होती है। रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2022-23 की रिपोर्ट इस दर्दनाक हकीकत पर मुहर लगाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की 75 से 80% तक कमी है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा की झरमराती हुई व्यवस्था का एक बहुत ही कड़वा सच है। अब जरा डॉक्टर आबादी अनुपात की बात कर लेते हैं। वैश्विक औसत क्या कहता है? प्रति 1000 लोगों पर 1.3 डॉक्टर, लेकिन हमारे यहाँ भारत में औसतन 1400 लोगों पर सिर्फ 1 डॉक्टर मौजूद है। और जैसा कि हम चर्चा कर ही चुके हैं, ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति इससे भी कई गुना ज्यादा खराब है। तो आखिर इन सब कमियों का नतीजा क्या निकलता है?
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के ये आंकड़े इसका एक और शानदार व्यवहारिक उदाहरण पेश करते हैं। शहरी क्षेत्रों में 70% और ग्रामीण क्षेत्रों में 65% लोग इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भर हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, सरकारी तंत्र पर जनता का भरोसा टूट रहा है और निजीकरण हावी हो रहा है। चलिए, अब हम बढ़ रहे हैं अपने चौथे सेक्शन की ओर, आयुष्मान भारत योजना का व्यावहारिक विश्लेषण और इसके नीति कार्यान्वयन का मूल्यांकन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी। इसका मूल उद्देश्य बहुत ही नेक था, समाज के गरीब और हाशिए पर खड़े वर्गों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर देना, ताकि उन पर अचानक आने वाले इलाज के खर्च का आर्थिक बोझ कम हो सके। लेकिन कैग यानी सीएजी ऑडिट की रिपोर्ट इसके कार्यान्वयन की कुछ बेहद चौंकाने वाली जमीनी हकीकत दिखाती है। रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी मरीजों की भर्ती, यहाँ तक कि मृत मरीजों के कार्ड पर बिल बनाना और सिर्फ योजना के फंड को क्लेम करने के लिए बेवजह की सर्जरियां करना जैसी चीजें सामने आईं। मेंस के लिए पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की खामियों को समझने के लिए ये एक बहुत ही परफेक्ट केस स्टडी है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, निष्कर्ष और प्रशासनिक समाधान। क्योंकि एक भावी प्रशासक के रूप में हमें सिर्फ समस्याएं नहीं बतानी, बल्कि आगे का रास्ता भी दिखाना है। इस पूरे लेख से हमारे सामने कुछ बहुत ही ठोस और कार्रवाई योग्य समाधान निकलते हैं। पहला, पूरी व्यवस्था में एक सख्त डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम्स लागू करना। दूसरा, कार्यप्रणाली में पूरी तरह से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। और तीसरा, प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और डॉक्टरों को ग्रामीण इलाकों में अपनी सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित करना। याद रखिए, सिर्फ पैसे बांटना काफी नहीं है, एक आधुनिक, पारदर्शी और जवाबदेह प्रबंधन भी उतना ही जरूरी है। तो आज की इस पूरी चर्चा के अंत में एक सवाल जो हमें खुद से और अपनी नीति निर्माताओं से पूछना चाहिए, क्या सिर्फ ऐसी वित्तीय योजनाएं ले आना ही पर्याप्त है, या फिर मूलभूत बुनियादी ढांचे का विकास हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए? अपनी तैयारी करते समय पॉलिसी, फंडिंग और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के इस संतुलन का आलोचनात्मक मूल्यांकन जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।